Friends, you can see how the PPT is being presented through the screen. It has been written steps involved in writing a research paper. तो इस पीपीटी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, कौन कौन से चरण हमें फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें कुछ साइंटिफिक तरीकों से होके गुजरना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स एंड देन आवर रिसर्च पेपर गेट्स एक्सेप्टेड एट रेप्यूटेड जर्नल्स। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू राइट इन द रिसर्च पेपर इज द एब्स्ट्रैक्ट. Abstract basically is a short summary of a research paper. It gives an idea about a paper to the reader so that he or she can decide whether to read the full paper or not. एब्स्ट्रैक्ट जब हम लिखते हैं तो इतना कॉन्साइज होना चाहिए, इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, बहुत छोटे शब्दों, कम शब्दों में हमें अपने 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 बात को रखना है, अपने इस बताना है कि हम इस टॉपिक के ज़रिए, इस रिसर्च के ज़रिए हम क्या करने वाले हैं. सो द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी सक्सेंट. We should write in about 150 to 200 words and it should be about 6 to 7 sentences long only. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि कैसे हम रीडर्स को रीडर्स में इंटरेस्ट जगाएं, कैसे हम रीडर्स को कन्विंस करें टू रीड आवर पेपर. ओके. ऑल्सो the abstract basically is used by the search engines on the and the databases, bibliographic databases, to use, and they use the abstract and the keywords to find our paper. जैसे भी हम अपने पेपर को कहीं पे अपलोड करते हैं या फिर अगर हम ऑनलाइन जर्नल्स में पब्लिश करते हैं या फिर अगर हम थीसिस भी लिख रहे होते हैं तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके ज़रिए ही दूसरे रिसर्चर्स हमारे पेपर को ढूंढ पाते हैं. दैट इज़ वाई एब्स्ट्रैक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट शुड बी रिटन इन अ वेरी कॉन्साइज मैनर. ओके. It should be very informative, and you should keep in mind that you have to use about 150 to 200 words only, or about 6 to 7 sentences. So it should be rewritten in such a way that it attracts the reader. It kind of persuades or creates an interest in the reader to go forward or to move forward and read the entire paper. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट में हम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट सम कीवर्ड्स. Keywords help to the search engines basically and databases find your research paper. जैसे एब्स्ट्रैक्ट का काम होता है उसमें कीवर्ड्स का ज़्यादा काम होता है कि हम हमारे पेपर को हमारे कीवर्ड्स के ज़रिए ढूंढा जाए. ठीक है. यू कैन गिव एटलीस्ट 4 to 6 कीवर्ड्स टू योर पेपर एंड कीवर्ड शुड रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ योर पेपर. हमारे कीवर्ड के ज़रिए ये पता चलता है हमारे रीडर्स को और हमारे सर्च इंजन्स के ज़रिए भी पता चलता है कि हम हमारे कीवर्ड्स के ज़रिए कि हम अपने पूरे टॉपिक में, हम अपने पूरे रिसर्च पेपर में क्या दिखाना चाहते हैं. वॉट एक्चुअली इज द कंटेंट ऑफ आवर पेपर, ऑन विच टॉपिक आर वी गोइंग टू टॉक ऑन इन दिस पर्टिकुलर पेपर. ठीक है. तो इट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक टू द रिसर्च, टू द एरिया ऑफ आवर रिसर्च. जिस भी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत क्लियरली हमारे कीवर्ड्स में वो लिखा होना चाहिए. सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे दिया है कि लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन दलित लिटरेचर. अगर आप दलित साहित्य पे काम कर रहे हैं तो आपका कीवर्ड्स कुछ इस तरह हो सकता है. इट शुड बी लाइक दलित राइटिंग, यू कैन राइट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यू कैन राइट द सबऑल्टर्न्स एट्सेट्रा. ठीक है. तो कीवर्ड्स भी बहुत हमें वाइजली सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि उसके ज़रिए हमारा पेपर जो है लोग ढूंढ पाएँ. ऐसे कौन से कीवर्ड्स हम डालें. जब भी आप रिसर्च करेंगे तो द आइडिया विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि विच वर्ड्स शुड बी यूज्ड सो दैट अदर रिसर्चर्स मे फाइंड आवर पेपर ईजिली. ठीक है. तो वो जब आप रिसर्च पेपर हम लिखेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा. टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, टॉपिक के आसपास जो जॉनरा है हम उसको लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल अगर कोई वर्ड है हम उसको लिख सकते हैं ताकि वो वर्ड के ज़रिए हमारा पेपर किसी को मिल सके और वो कीवर्ड्स के ज़रिए डिफाइन भी हो सके. एक क्लियर आइडिया मिल सके रीडर्स को कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पेपर ऑल अबाउट. द नेक्स्ट step is introduction. The introductory part is, of course, it is very important and is the most important part of the research paper. So we have to introduce our topic to create an interest in the reader. अपने टॉपिक को हम इस कदर इंट्रोड्यूस करें, इस तरह से हम उसकी जो उसको हम रखें रीडर के सामने ताकि उसके मन में एक इंटरेस्ट पैदा हो कि वो हमारे पेपर को पूरे अच्छे से पढ़े. इंट्रोडक्टरी पार्ट इस तरह होना चाहिए कि इस पूरे पेपर को कैसे हमें बांध के रखना है अपने रीडर को. सो दैट इज़ हाउ वी शुड इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक. तो हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल actually writing the introductory part of your paper. So in the introductory part we talk about the background of the topic.
हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वट एवर रिसर्च टॉपिक वी आर वर्किंग ऑन, वी शुड राइट अबाउट द बैकग्राउंड। हम उस टॉपिक, उस विषय की पृष्ठभूमि के बारे में लिख सकते हैं कि क्या एक्चुअली ये टॉपिक हमें, इसका आइडिया क्यों आया, कैसे आज से पहले ये समाज में किस तरह से समाहित है, क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक के ज़रिए, इस रिसर्च के ज़रिए हम दिखाने वाले हैं। और ऑब्वियसली इस टॉपिक के बारे में क्या बैकग्राउंड है, क्या नॉलेज एग्जिस्टिंग है, हम उसको भी लिखेंगे। वी शुड टॉक अबाउट द अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो इन आर पेपर। हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सा अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस थ्योरी को यूज़ करके हम इस रिसर्च पेपर को, इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। सो वी शुड राइट दैट इन आर पेपर ऑल्सो, ठीक है। वी शुड टॉक अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसर्च प्रॉब्लम। टॉकिंग अबाउट ए रिसर्च प्रॉब्लम is one of the most important things to be included in the introductory part of your paper. रिसर्च प्रॉब्लम में हम ये बताते हैं कि जो हमारा टॉपिक ऑफ रिसर्च है, जो भी हम शोध कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रॉब्लम, हमें एक्चुअली रिसर्च में प्रॉब्लम, हम कौन सा प्रॉब्लम है जिसका आंसर ढूंढने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट योर रिसर्च प्रॉब्लम। यू हैव टू टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम which motivated you, which has actually motivated you to do this particular research. आपको बताना है कि आप ये शोध कर क्यों रहे हैं, कौन सा वो प्रॉब्लम है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं रिसर्च के ज़रिए, ठीक है। एंड देन यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम, कि व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो। हम बता रहे हैं कि हम क्या जानते हैं और उसके ज़रिए हम क्या जानना चाहते हैं, एंड व्हाट वी नीड टू नो एग्जैक्टली, ठीक है। एंड द एग्जैक्ट इशू विच आर रिसर्च विल एड्रेस। इस रिसर्च के ज़रिए हम कौन सा इशू, फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी समाज के किसी खास टॉपिक पे काम कर रहे हैं, या फिर किसी समाज के किसी ऐसे पार्ट पे काम कर रहे हैं जो बहुत क्रूशियल, इसके बारे में जानकारी देना है। सोशियोलॉजी के लोग इस पे काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी साहित्य में काम कर रहे हैं, जो कोई ऐसा नॉवेल, कोई ऐसी कविता जो हमारे समाज को दर्शाता है किसी न किसी एंगल से, तो वी कैन राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू, दैट पर्टिकुलर social issue in which our paper is going to address, ठीक है। तो which we have to write the social issue अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, कि हम जिस पे काम करने वाले हैं। उसके बाद एंड द रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक। रेलिवेंस का मतलब प्रासंगिकता कितना है, हमारा जो टॉपिक है वो आज के समाज में कितना प्रासंगिक है, आज के समाज में हम कौन सा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कंट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करने का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी सोशल कंट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमें एक समाज में हम कुछ नया ऐड करें, कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में हम कुछ नया ऐड करें अपने रिसर्च के ज़रिए। दिस इज़ व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिसर्च शुड बी, कि इट शुड बी, द टॉपिक शुड बी सोशली रेलिवेंट। ऑल्सो वी शुड टॉक अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की। विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च, व्हाट objectives are we going to achieve, what are the aims which we are going to achieve with the help of this particular research। तो आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सब चीज़ें स्टेप वाइज, जैसे मैंने बताया उसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज लिटरेचर रिव्यू, जिसको हम हिंदी में साहित्य समीक्षा कहते हैं। इन लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, obviously it is the most important step and it makes us aware of the topic and knowledge related to it। जिस भी विषय पे हम काम कर रहे हैं, जो भी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में आज तक जो रिसर्च हो चुका है वो पढ़ते हैं अलग अलग स्कॉलरली सोर्सेज से। सपोज अगर हम किसी ऑथर पे काम कर रहे हैं तो, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो विल गो एंड रीड all the existing research from a valid from obviously a trusted and valid website or a valid source। तो हम पढ़ेंगे कि अब तक कितना काम हो चुका है, how much research, how much work has already been done, and then with the help of that we actually get to find our research gap, ठीक है। तो साहित्य समीक्षा करने के बाद ही हमें रिसर्च गैप के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली गैप कौन सा है जो हम अपने इस टॉपिक के बारे, जो हम इस टॉपिक से फुलफिल करने वाले हैं। तो यू विल राइट द रिसर्च गैप, कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी और उसके बाद इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे ये गैप नज़र आया, विच आई विल बी ब्रिजिंग द गैप with the help of this research, ठीक है। This is why literature review is very important। It provides knowledge about the existing research, identify relevant theories and help us identify a research gap। उसके बाद it also develops the methodology and the literary framework
ऑफ द रिसर्च, हमें बताता है कि हम किस लिटरेरी थियरी, किस लिटरेरी फ्रेमवर्क के उस पर काम करेंगे, और अपने टॉपिक में हम कौन सा बताएंगे कि मेथोडोलॉजी हम कैसे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और विच research question, which research gap are we basically going to bridge with the help of this particular research. So this is why literature review is becomes important. The fifth step is it should be written generally in the past. I mean research methodology. The next step is you have to write the research methodology, and it should be kept in mind that research methodology is generally written in the past tense. इसको हम हमेशा भूतकाल में लिखते हैं कि हमने ये मेथोडोलॉजी अपनाया, क्योंकि हम रिसर्च पेपर लिख चुके हैं हमने, तो हम रिसर्च पेपर में वी आर गोइंग टू टेल हाउ एक्चुअली वी हैव कलेक्टेड द डेटा रिलेटेड टू आवर रिसर्च पेपर। ठीक है, अपने टॉपिक के जरिए हमने जो टॉपिक के जरिए जो के लिए जो रिसर्च डेटा कलेक्ट किया है वो हमने कैसे किया। तो in the research methodology section, which must be written in the past tense, we should start it by writing a research question. The methodology section we should start it by writing a research question, our research problem, and the type of research we have conducted. We'll write whether it is qualitative kind of research, or the data is qualitative data, or whether it is quantitative data. हम कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, एथनोग्राफिक कर रहे हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह का भी रिसर्च है विल मेंशन दैट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ऑल्सो वी शुड राइट अबाउट द टाइप ऑफ डेटा यूज इन द रिसर्च, कि आप कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया, हाउ यू हैव कलेक्टेड द डेटा। यू शुड राइट द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, राइट, कि आप अपने डेटा को किसी इंटरव्यू के जरिए तो नहीं कलेक्ट किया आपने, हो सकता है कि आपने कोई लोगों से मिल के कलेक्ट किया, हो सकता है कि आपने क्वेश्चन बना के कलेक्ट किया। सो यू शुड एक्चुअली मेंशन द प्रोसेस which was actually involved, which you actually the way you actually took during the data collection। ठीक है, अब अपने डेटा कलेक्शन का जो भी रास्ता आपने अपनाया था, जो भी प्रोसेस था, उसके बारे में सिंपली यू हैव टू राइट इट अबाउट इट। ऑल्सो देयर आर वेरियस टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के जरिए के लिए, तो हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वच एवर टूल्स और मटेरियल्स यू हैव रिटन और यूज्ड during the data collection, you'll write the name, you'll write the process, and also you write the name of the materials, the tools which you have used for the data collection. And then you have to analyze how you have actually analyzed the data, how you're going to analyze the data which you have collected for this particular study. And then the next step is results। हम अपने results को बताते हैं, what are the findings of our research, क्या हमने ढूंढा, ठीक है, क्या हमें मिला, और कैसे कौन सा गैप जो है वो फिल किया है, और उससे जो रिसर्च क्वेश्चन है कौन सा रिसर्च क्वेश्चन हमने आंसर किया है। और आने वाले रिजल्ट्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि आने वाले समय में जो रिसर्चर्स होंगे उनके लिए कौन सा हम हाउ वी आर गोइंग टू पेव द वे फॉर द रिसर्च, अदर रिसर्चर्स हु आर गोइंग टू work in this particular area, or are going to work related to this particular area. Then we have the most important section, which is the work cited, the references, or the bibliography section. And it is the most important section because we have to cite the sources from where the data has been collected. और ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम वर्क साइटेड लिस्ट को इन टेक्स्ट साइटेशन के ज़रिए दिखाते हैं। आई मीन जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो हम बताते हैं वहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये पर्टिकुलर जो आइडिया है, इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, एंड देन वी हैव टू cite that particular source in the reference list with the help of the in-text citation। तो ऑब्वियसली उस चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है कि हम उस किसी ऑथर का अगर हमने काम किया तो we should give the due credit to this particular author। So in the research, in the work cited or references list or bibliography list, we follow MLA or APA styles, whatever is prescribed by your university, you can follow that। There are certain format which are related to MLA और APA sites जो आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको फॉलो करेंगे। जो भी MLA कर रहे हैं तो APA तो भी बहुत हद तक सिमिलर है, कुछ कुछ चीज़ें ही डिफरेंट है। एंड देन द रेफरेंस लिस्ट शुड बी अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना होता है, उसको लिखना होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं हमें फॉलो करना होता है अपने रिसर्च पेपर को लिखने के लिए।